चलिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड करवा दिया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वो भी हो गया था। चलिए, डी एंड एफ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक जनरली 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, लेकिन पिछले कुछ विगत वर्षों के अंदर इसके अंदर 2-2 सवाल भी देखने को मिले हैं। अब जो हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत अमेजिंग चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि रटने वाला है, हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं याद करना है, कुछ बातें याद भी करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझने वाली होती हैं, जिनको याद नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो इसको याद नहीं करना होता है। ठीक है, एक बोतल पानी भी, वो ग्लास साइड में रख दीजिए। हाँ। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक ये चैप्टर जो होता है ना, ये कंसेप्चुअल होता है। ऐसा नहीं है कि रटने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड वाला चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ढंग से देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि आज हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम करने वाले हैं प्रिपरेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 3-4 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिनके अंदर से सवाल हर वर्ष लगभग पूछा गया है। पहला KMnO4 K2Cr2O7 से लगभग हर वर्ष आप देखेंगे तो एक ना एक सवाल देखने को मिला है। मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हुई, इसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हुआ। ये ऐसे 5 ऐसे टॉपिक रहे हैं जहां से हर वर्ष लगभग आपको सवाल एक ना एक देखने को मिला ही मिला है। ये 5 मेजर टॉपिक होते हैं। बाकी और टॉपिक अगर आपका एक पल के लिए थोड़ा साइड होता है तो अभी तक के पेपर में उतना सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ये 5 हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहे एग्जामिनर की। तो हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। एनसीईआरटी को जब अपन देखेंगे तो एनसीईआरटी में पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक साइज एंड वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पेपर खोल के देखते हैं तो पेपर के अंदर आपको दिखेगा कि वहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं कंपेयर टू इन सब टॉपिक के जिस सीक्वेंस में अपन चलने वाले हैं। आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 पे, उसके बाद पूछा गया उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे, उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये टॉपिक्स रहे हैं जिनके ऊपर हमेशा से एग्जामिनर एकदम मतलब स्ट्रेस मारता रहा है। तो हम अभी शुरू जो करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। इन दोनों कंपाउंड को पढ़ने से पहले इनके बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी होता है कि आखिर ये बनने से पहले इनकी कुछ बेसिक नॉलेज लेनी बड़ी जरूरी होती है। अगर वो बेसिक नॉलेज है आपके पास तो ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा, नहीं है तो आपको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। मतलब, और अच्छी बात ये है 3 से 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर 3 से 4 लेक्चर अगर आप रेगुलर रह लेते हैं, यानी कि संडे तक की बात है, मतलब दिवाली के पहले पहले अगर आप रेगुलर रह जाते हैं तो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। उसके बाद बार आपको कुछ नहीं करना है, बस नोट्स पलट के एक एक बार देखते रहना है। जैसा कि अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग का, सेम एज इट इज ये भी चैप्टर होता है, कुछ भी रटने जैसा नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो बड़े आसानी से इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो ठीक है, ना चाहो तो फिर बात ही अलग है। एनीवे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद KMnO4 एंड K2Cr2O7। सर देखिए, सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे बात करूं, आपको 2 बातें मैं बोलता हूं, 2 बातें अगर आपके दिमाग में रहती हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बड़ा आसान होता है। पहली बात क्या होता है, तो पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं, दैट इज डीसी बॉय। क्या याद रखना होता है? डीसी बॉय। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी बॉय? डीसी बॉय का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डाइक्रोमेट, सी का मतलब होता है क्रोमेट, बी का मतलब होता है बेसिक मीडियम, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और वाई का मतलब होता है येलो। एक एक करके समझिएगा। एक तो आपको ये बात आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से कि डीसी बॉय का मतलब क्या है, और दूसरा आपको यह आना चाहिए कि मैप जीपी का मतलब क्या है। मैप जीपी की अगर हम बात करें तो मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, ग्रीन से उसका कलर हो जाता है पर्पल। ये दोनों शब्द आपकी इतनी मदद करेंगे कि आधे सवाल यही सॉल्व करा देंगे। अगर ये 2 शब्द अगर आपको आते हैं तो पहला तो डीसी बॉय और दूसरा क्या पता होना चाहिए? मैप जीपी। बोलो सारे लोग, क्या पता होना चाहिए? डीसी बॉय, मैप जीपी। पहला कौन सा? डीसी बॉय, दूसरा मैप जीपी। पहला डीसी बॉय, दूसरा कौन सा? मैप जीपी। और तीसरा एक और शब्द होता है, दैट इज, अगर हम बात करें तो कैडो। कौन सा होता है? बोलो जल्दी। कैडो।
ये तीन शब्द अगर आपको पता है तो आपका काम आसान हो चुका है, बहुत हद तक आसान हो चुका है। पहली चीज मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखो, हमको यही नहीं पता होता है मैग्नेट क्या है, पर मैग्नेट क्या है। सुनो जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि MnO4-2 कभी भी लिख दिया, अब इस -2 का मतलब क्या है? इस -2 का मतलब यह है कि यहां पे इतने केटायन आके जुड़ेंगे। जैसे कि यहां पे K अगर जोड़ना हुआ तो कितना जोड़ूंगा मैं? K2। क्या जुड़ेगा? K2 MnO4। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? MnO4-। क्या होता है बोलो जल्दी? MnO4-। अगर मैं बात करता हूं, अगर -2 है इसका मतलब वो क्या है? मैग्नेट आयन। अगर -1 है इसका मतलब वो क्या है? पर मैग्नेट आयन। पहला क्या होता है? मैग्नेट आयन। दूसरा क्या होता है? पर मैग्नेट आयन। सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करता हूं मैग्नेट आयन, इसको अपन क्या बोलते हैं बोल बेटा? तो इसको अपन बोलते हैं मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी? मैग्नेट आयन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट। कैसा होता है? पर मैग्नेट। अब इसके कलर की अगर हम बात करें, इसका नाम है मैग्नेट, इसका नाम है पर मैग्नेट। इसका कलर अगर हम बात करें तो कलर कैसा होगा? तो इसका कलर होता है पर्पल। किस कलर का होता है बोलो जल्दी? पर्पल। ये किस कलर का होता है? पर्पल। पल्पल नहीं, पर्पल। क्या होता है? पर्पल। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या होता है? पर्पल। वहीं अगर हम इसकी बात करें, ये किस कलर का होता है? तो ये होता है ग्रीन कलर का। एनसीईआरटी ने बड़ी खूबसूरती से इनके बारे में लिख रखा है। अगर आपको एनसीईआरटी का मैं अभी स्क्रीनशॉट वो दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट क्या मैं लाया हूं बना के, तो यहां पे देखना, अगर हम बात करें ये किस कलर का होता है? ग्रीन। और ये किस कलर का होता है? पर्पल। सिंपल सी बात है, मैंने कहा मैग्नेट से पर मैग्नेट अगर आपको बनाना है, मैग्नेट से पर मैग्नेट, मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक रखना पड़ेगा। कैसा मीडियम रखना पड़ेगा? एसिडिक। यानी कि मीडियम में क्या होना चाहिए? H+। क्या होना चाहिए? H+। अगर मैंने आपसे बोला पर मैग्नेट से मैग्नेट बनाना है, अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेट जो है एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट बना रहा है, तो पर मैग्नेट मैग्नेट कौन से मीडियम में बनाएगा? बेसिक मीडियम में। यानी कि अगर आप मीडियम रख लेते हो कैसा? बेसिक। मीडियम कैसा रख लेते हो? बेसिक। तो अब यहां पे क्या होता है? पर मैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। यानी मैग्नेट को पर मैग्नेट बनाना है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। मैग्नेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। और पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है? पर्पल। तो मैप जीपी से अगर हम बात करें तो मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में आप पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रीन से पर्पल। क्या ये बात समझ में आई? मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है किस एसिडिक मीडियम में। कौन से कलर से? ग्रीन से पर्पल। तो मैप जीपी आपका बहुत हद तक मैप आसान कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, डीसी बॉय का मतलब क्या है? तो देखिए, एक क्या होता है आपका? डाइक्रोमेट। क्या होता है बोलो जल्दी? डाइक्रोमेट, जिसके अंदर 2 क्रोमियम नजर आएंगे। कितने क्रोमियम नजर आएंगे? 2 क्रोमियम। तो डाइक्रोमेट ले लिया और इससे आप क्या बनाने निकल पड़े? क्रोमेट। क्या बनाने निकल पड़े? क्रोमेट। हाँ या ना? डाइक्रोमेट लिया और इसको क्या बनाने निकल पड़े? क्रोमेट। तो आपको करना क्या पड़ेगा? डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाने के लिए मीडियम कौन सा चाहिए? मीडियम कौन सा चाहिए? बेसिक। अगर मैंने आपसे कहा लेट सपोज कि मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है, अब मीडियम, तो सिंपल सी बात है, अब मीडियम कैसा लेना पड़ेगा? एसिडिक। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना सकते हो और क्रोमेट से डाइक्रोमेट। बस आपको फर्क क्या करना होगा कि आपको मीडियम बदलते रहना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमेट। और अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा? डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट इन बेसिक मीडियम। इसका कलर कैसा होगा? ऑरेंज। इसका कलर कैसा होगा बोलो जाए? ऑरेंज। इसका कलर होता है ऑरेंज। और ऑरेंज से ये किस कलर में कन्वर्ट होता है? येलो। किस कलर में? येलो। येलो येलो डर्टी फेलो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें ऑरेंज से येलो में, अच्छा इसका नाम बताओ मुझे, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम बन जाएगा डाइक्रोमेट। क्या नाम बन जाएगा? डाइक्रोमेट। अच्छा, क्रोमेट बनाना है तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमेट। क्लियर है बस इतनी बात? अच्छा, सवाल ये आ गया कि मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है। सवाल ये आ गया कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है। क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो। और डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज। डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज और क्रोमेट का कलर येलो। मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो मीडियम कैसा रखना पड़े? और डाइक्रोमेट से क्रोमेट में मैप जीपी, मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है मीडियम, पर मैग्नेट से मैग्नेट। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैग्नेट आयन जो है, इसकी अगर मैं बात करता हूं, ये मैग्नेट आयन ये कौन से मीडियम में स्टेबल है?
कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। अरे यार एसिडिक मीडियम में स्टेबल रहेगा था, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है? अगर ये रिएक्ट करके ये बना रहा है इसका मतलब ये स्टेबल है या अनस्टेबल? लेकिन पर मैग्नेट कहां स्टेबल होगा बोलो जल्दी? ये बन कहां रहा है, पर मैग्नेट बन कहां रहा है? बेसिक में या एसिडिक में भाई? एसिडिक में बन रहा है, मतलब ये कहां स्टेबल है और ये कहां स्टेबल है? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले ये क्लियर करो कि मैग्नेट कहां स्टेबल है, पर मैग्नेट कहां स्टेबल है। मैग्नेट के बारे में हमको लगता है एसिडिक में है, नहीं भाई, अगर वो एसिडिक में होता तो रिएक्ट काहे करता? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये कौन से मीडियम में स्टेबल होता है? स्टेबल इन बेसिक मीडियम। कौन से मीडियम में बोलो जल्दी? स्टेबल इन बेसिक मीडियम। और अगर मैं बात करता हूं कि एक बात तो पर मैग्नेट कहां स्टेबल है, तो ये बताओ। तो स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। कहां स्टेबल होता है बोलो जल्दी? एसिडिक। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, एट द सेम टाइम में अच्छा ये पीपीटी है ना, जाएगा ही। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। हाँ इधर देखना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं डाइक्रोमेट कौन से मीडियम में स्टेबल है? कौन से मीडियम में? ये कौन से मीडियम में स्टेबल है? एसिडिक। ठीक है, ये किस में स्टेबल है? एसिडिक। और ये क्रोमेट किस में स्टेबल है? कौन से मीडियम में? बेसिक। ये बहुत बड़ा काम करेगा जब हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कौन कहां स्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैग्नेट कहां स्टेबल है? बेसिक। ठीक है, मैग्नेट कहां स्टेबल है? बेसिक। पर मैग्नेट कहां स्टेबल है? एसिडिक। क्रोमेट कहां स्टेबल है? और डाइक्रोमेट। तो अगर हम बात करें स्टेबल इन कौन से मीडियम में कौन स्टेबल है, तो भैया ये कहां स्टेबल है बोलो जल्दी? एसिडिक। ये कहां स्टेबल है? ये कहां स्टेबल है? और ये कहां स्टेबल है? क्या ये बात समझ में आई? अब सुनना जरा गौर से, ये इनका कलर रहा, तो सबसे पहली चीज आपको कलर पता होनी चाहिए। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए? नेम, उसके बाद कलर, और ये पता होना चाहिए कि कौन कहां स्टेबल है। इसका नाम क्या होगा? डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या होगा? क्रोमेट, मैग्नेट, पर मैग्नेट। ठीक है, पक्की बात है। और याद रखने का तरीका क्या है? डीसी बॉय, मैप, जीपी। और एक और मैंने आपको बोला, क्या आपको याद रखना है? डेट इज कैडो। क्या याद रखना है? कैडो। क्या याद रखना है बोलो जल्दी? कैडो। क्या नाम याद रखना है? कैडो। अभी यहां पे जरा गौर से देखना, कैडो। कैडो का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी? कैडो का मतलब ये हो गया कि क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा येलो से ऑरेंज। अब दो सवाल तुम्हारे सामने बड़े खूबसूरत निकल के आएंगे। पहला सवाल सुनिएगा, ये तो कलर वलर की बात हो गई, थोड़ा कलर दिखाएंगे सर? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा, आओ देखो यहाँ पे। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एनसीईआरटी की एक एक बातों में लिखा हुआ है सारी चीजें, देखना जरा गौर से। मान लो ये मैंने 2 ग्लास ले लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। कलर जब भी आता है एक्वस सॉल्यूशन में आता है। कहा जाता है कि कलर जब भी आता है किस में आता है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी। आपने क्या ले लिया? पानी। टेंशन मतलब फटेगा नहीं, एक्सप्लोसिव अभी नहीं है, जब कंसंट्रेटेड HNO3 डालूंगा तब एक्सप्लोसिव हो जाएगा। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कट भाषा में ये लिखा है कि भैया देखो, जो कलर्ड होते हैं ना, कलर्ड आयंस आते हैं, ये एक्वस मीडियम में आते हैं। एक्वस मीडियम में क्यों आते हैं? क्योंकि वहां वाटर एज अ लिगेंड काम करता है। ये बात आगे आएगी, लेकिन अभी मैं बस आपको कलर दिखा रहा हूं। अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस सिंपल कलर के बारे में अगर हम बात करें तो कलर के बारे में देखिएगा। सुनिए यहाँ पे, मैं अगर आपसे बात करता हूं, मुझे नहीं पता, इसका नाम भी मुझे नहीं पता, ठीक है बहुत महंगा केमिकल, बस इतना मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पानी में डाल रहा हूं इसको, ठीक है, नाम छुपा के डाल रहा हूं, तुम खुद नाम बताना क्या है। बोलो क्या है? ये कौन सा, ये कौन सा कलर है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कौन सा कलर है? पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट का मतलब ये क्या है? MnO4 माइनस है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, अब इधर देखो, सुनो, पर्पल। अब यार, अब जो तुमको मानना है मान लो, ठीक है, मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। हाँ बेटा, बहुत महंगा आता है भाई। पता है केमिकल कितने का है सर? कितने का है? हाँ, ऑफिशियल लैब से निकालने पे इसकी प्राइसिंग कितनी रही होगी? 150 रुपया? पैसा एक एक से वसूलूंगा। पढ़ो दीदी कितना लिखा हुआ है।
भाई एमआरपी पे ही मिलता है, कहां से लैब से उठाया गया है, ठीक है, अपनी तरह समझे हो। संजय बताओ यार, कहां गया संजय? यस, देखो भैया ये क्या है तुम्हारा, अगर मैं तुमसे बात करता हूं ये वाला क्या है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट है या क्रोमेट है? अच्छा एक खूबसूरत बात देख पा रहे हो तुम, येलो भी दिख रहा है हल्का हल्का, मीडियम बदलोगे कंडीशन बदल जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या है आपका डाइक्रोमेट, और ये क्या है तुम्हारा ये क्या है पर मैग्नेट, ये क्या रहा पर मैग्नेट, ठीक है। अभी देखो अगर किसी को दिख रहा हो नहीं सर ये तो ब्लैक दिख रहा है, अबे ब्लैक नहीं है, ठीक है, ये ऐसे देखो। अब बेटा याद रख लेना, कहां गया, समझ रहे हो ना, इधर आओ, मत करो ये सब, इधर देखो ढंग से, बस जितनी बात को समझना उतना समझो। ये कौन से कलर का है, पर्पल कलर का है, और पर्पल कौन होता है बोलो जल्दी, परम है। और अगर हम इसकी बात करते हैं ये क्या है बोलो जल्दी आपका, क्या है बोलो जल्दी। अब अगर हम बात करें ये कौन सा हो गया, डाइक्रोम है, और ये कौन सा हो गया, दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छी बात देखने को मिली, तुम समझ ही नहीं पाए ये क्या है। इसको जब इसमें डाला तो कुछ नहीं हुआ, इसको डाला तो ये क्या कर चुका है, इसको पूरी तरह कलर उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया, हाँ या ना। यानी दोनों में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पर मैग्नेट। पहला ये पहला क्या हुआ कि दोनों में तगड़ा कौन है बोलो जल्दी, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, पक्की बात है बोलो हाँ है ना। एक तरफ मैंने लिया था ऑरेंज कलर, ये कौन है बोलो जल्दी, डाइक्रोमेट, और ये पर्पल लिया था ये कौन है। जब इसमें मैंने डाला तो इसका भी हल्का सा रंग विहीन हुआ है देखो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, रेडिश हुआ है हल्का सा, लेकिन इसका पूरा कलर भाग गया। यानी दोनों में तगड़ा कौन है, पर मैग्नेट तगड़ा है। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं, सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा ढंग से। यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे यहाँ पे, हाँ करके बताओ। आइए देखिए, सबसे पहली चीज सुनना मेरे भाई, सुनना 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 सुनना। यानी अगर मेरे हाथ में मुझे किसी ने मैग्नेट लाके दे दिया, ठीक है, तो मुझसे कहता है पर मैग्नेट बताओ, मैं क्या करूंगा, बस उसके सामने मीडियम कैसा रख दूंगा, बस एसिड मिला दूंगा, क्या पर मैग्नेट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। बस मुझे कुछ नहीं करना है, उसमें क्या कर देना है बोलो भाई। अगर मुझे मैग्नेट आयन कोई लाके दे तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, पर मैग्नेट में, क्या लेके कर सकता। एक्चुअल में क्या होता है दरअसल, उस बात को समझिए। जब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, यहां पे सुनना एक बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में आ गया मैग्नेट, क्या आ गया बोलो जल्दी, मैग्नेट, मैंने मीडियम क्या रख लिया, एसिडिक, क्या रख लिया बोलो जल्दी, एसिडिक। अब एसिडिक रखते ही ये बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस, अरे हाँ ना बोलो भाई। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज होता है -2, कितना होता है -2। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बाबा, 4, तो 4 इंटू -2 -8। अच्छा कितना चार्ज सर पे पहले से दिख रहा है, -2, उसको घटा लो, तो -8 -2 कितना आएगा, -6। यानी Mn है कितने में ये मुझे बताओ, Mn कितने में है, +6, क्या होता है +6। अब एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, कितना होता है। अगर ऐसे करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, बोलते रहना इस चैप्टर में, समझ रहे हो मेरी बात को, रुकना नहीं है। अगर हम बात करें एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, 4 की वजह से, एक को गायब करोगे कितना आएगा, यानी कि ये कितने में जा चुका है, +7 में जा चुका है। किस में जा चुका है, +7। लगता है हमें कि सिर्फ यहां पे जाता है, नहीं, एट द सेम टाइम क्या होता है, ये किस में और कन्वर्ट होता है, साथ में MnO2 में। किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 किस में कन्वर्ट होता है। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है बताना जरा, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 दूना, Mn के ऊपर चार्ज आया, क्या Mn जो है वो +6 से +4 में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये इसका रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, क्या है बोलो जल्दी, रिडक्शन, क्या है बोलो जल्दी, रिडक्शन। अच्छा Mn जो है +6 से कहां जा रहा है, +7, ये क्या है बोलो जल्दी। जब ऐसी रिएक्शन, क्या बोला मैंने बोलो जल्दी, ऐसी रिएक्शन, क्या बोला बोलो जल्दी, ऐसी रिएक्शन, क्या बोला, ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और एक ही एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी।
तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलो बोलो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलो बोलो? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करता हूं MnO4-2 है, क्या है बोलो जल्दी? MnO4-2 है। ये बताओ मैग्नेट आयन है या पर मैग्नेट है? मैग्नेट आयन। कौन से मीडियम में स्टेबल है? लेकिन अगर इसको रिएक्टिव बनाना चाहते हो तो कौन सा मीडियम ले लो? एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +4 +7। एसिडिक मीडियम में AK47 की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? AK47 की तरह, यानी +4 में भी जाएगा और +7 में भी जाएगा। किसमें जाएगा? +4 में भी और +7 में भी। अगर उसको स्टेबल बनाना है तो मीडियम कैसा? तो बोलो जल्दी। अगर अगर आपको रिएक्टिव बनाना है तो मीडियम। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो रिएक्टिव कौन से मीडियम में होगा? बोलो जल्दी। एसिडिक। अच्छा, एक बात बताओ, एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बताओ। अच्छा, एक और बात बताओ, एक और सवाल मैंने तुमसे पूछा था पहले, एक और सवाल कभी याद हो अगर तुम लोगों को, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग will oxidize the water, which among the following will oxidize water? ये मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया भी था, कराया भी था। which among the following will oxidize water? इनमें से कौन ऐसा है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो आंसर यहां पे अगर हम देखें तो पहला क्या था? F2, दूसरा क्या था? Cl2, तीसरा क्या था? Br2 और चौथा क्या था? I2। बताइए आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? F2। एक्चुअल में क्या होता है F2 के साथ? सुनिएगा जरा गौर से, ये पानी का मॉलिक्यूल है। दरअसल वो क्या करता है? कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, दुनिया की कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो, दुनिया की कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो मेरे भाई, हमेशा वो एक मीडियम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मीडियम। और जनरली मीडियम में हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। अभी तुमको आयनिक बॉन्ड पढ़ाते वक्त, सॉल्युबिलिटी पढ़ाते वक्त मैंने बोला था एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में। बताओ क्या बोला था? जाके देखो भाई, हाइड्रेशन एनर्जी वाला टॉपिक खोलो, उसमें KI वाला, आयनिक बॉन्ड के अंदर। आयनिक बॉन्ड में जाके देखो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक लिखवाया है। क्या होता है? KI बताया है कि नहीं बताया उसका? ER, एब्सोल्यूट नॉट वैल्यू। एब्सोल्यूट नॉट वैल्यू बताया या नहीं बताया? लिख लो, 81 होता है। लिख लो, एब्सोल्यूट नॉट वैल्यू होता है 81। एब्सोल्यूट नॉट वैल्यू होता है उसका 81। कहीं पे भी साइड में लिख लो। वाटर के बारे में, वाटर के बारे में ये बात लिख लो, एब्सोल्यूट नॉट वैल्यू उसकी कितनी होती है? 81 होती है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है। अरे कई बार बोला है भाई, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, बोला है या नहीं बोला है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। सबसे ज्यादा HF के लिए आती है, फिर H2SO4 के लिए आती है, फिर H2O2 के लिए आती है, फिर H2O के लिए आती है, फिर D2O के लिए आती है। एनीवे, आप लिख लेंगे पानी, पानी का 81 होता है। अब सुनिएगा जरा गौर से, पानी के सर पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, एक नहीं कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब यहां मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। दरअसल अपन ने क्या लिया? सबसे पहले मीडियम के अंदर यहां पे लिया फ्लोरीन लिया, और क्या लिया? फ्लोरीन। मेरे भाई फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये कहता है तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हट, मैं अपना लेके अलग हटता हूं। तो एक बात बताओ, जैसे ही ये टूट के अलग होंगे क्या बनेंगे? फ्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बनेंगे बोलो जल्दी? फ्लोरीन फ्री रेडिकल। ये भी क्या बनाएगा? फ्लोरीन फ्री रेडिकल। तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई, रेडिकल जो होता है, रेडिकल जो होता है, रेडिकल जो होता है वो एक इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? रेडिकल जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। रेडिकल जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल स्पेसीज होती है। इंटरमीडिएट क्या होती है बोलो जल्दी? हाईली अनस्टेबल। इंटरमीडिएट जो होता है वो कैसा होता है बताओ फटाफट? हाईली अनस्टेबल। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या ये मोर रिएक्टिव या ये लेस रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? यानी कि ये कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। कैसा होगा बोलो जल्दी? मोर रिएक्टिव। कैसा होगा बोलो जल्दी? मोर रिएक्टिव। तो अब ये यहां से कूद के जाएगा और ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा या नहीं खाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, खाएगा या नहीं खाएगा? ऐसे ही दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, तो दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला उछल के जाएगा और दूसरा वाला उछल के जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन खा लेगा। अरे हाँ ना बोलो।
अब इस कंडीशन में क्या हुआ, एफ ने क्या किया, एफ ने दो कंडीशन हुई, एक तो एफ ने इलेक्ट्रॉन खाया, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये क्या बन गया, एफ माइनस, क्या बन गया, एफ माइनस। ऑक्सीजन के सर पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्री रेडिकल के तौर पे, हाँ या ना। अब देखो ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन आया, उसके भी सर पे एक इलेक्ट्रॉन बचा फ्री रेडिकल के तौर पे। ये दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद दोनों कंबाइन करते हैं और दोनों कंबाइन करने के बाद ये क्या रिलीज कर देते हैं मीडियम के अंदर, O2। क्या रिलीज कर देते हैं, O2। यानी जब वाटर को आप F2 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे क्या निकलता है, O2 प्लस क्या बनता है, HF। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर हम बात करें कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल ऑक्सीडाइज द वाटर, कौन पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आंसर क्या चला जाता है, फ्लोरीन। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करते हैं भाई, क्लोरीन और ब्रोमीन को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दरअसल ये क्या बनाते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। एक बनाता है आपका HX, एक क्या बनाता है बोलो जल्दी, HX, एक बनाता है HX, और एक क्या बनाता है, HOX। क्या बनाता है बोलो जल्दी, HOX। एक बनाता है HX और एक क्या बनाता है, HOX। अब देखो H कितने में होगा बताओ जरा, H कितने में होगा, +1 में, कितने में होगा, +1 में, और X कितने में होगा, -1 में, कितने में होगा बोलो जल्दी, -1 में। दूसरी तरफ अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे HOH कितने में होगा, -1, और X कितने में हो जाएगा, +1। X की जगह क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। कहां खोया हुआ है भाई, है? ये कराया हुआ है पहले, दोबारा कराया जा रहा है, तो ढंग से देख लो कहां खोए हो। यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, एक्स की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन। क्या आएगा बोलो जल्दी, क्लोरीन या ब्रोमीन। अब एक बात तो, Cl कितने में था, 0 में था। 0 से कहां गया, -1, और 0 से कहां गया, +1। अरे गया या नहीं गया। अच्छा Br कितने में था बोलो जल्दी, 0 में। आज 0 से ये कहां गया बताना जरा, -1, और कहां गया, +1। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी F2 क्या डिस्प्रपोर्शनेट होगा वाटर के अंदर, Cl2 होगा या नहीं होगा, Br2 होगा या नहीं होगा। अच्छा I2 तो रिएक्शन ही नहीं दिखाता है, कहता है मैं बहुत सुस्त हूं, मुझे मतलब कोई रिएक्शन करने में मजा ही नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। I2 का वाटर के साथ एकदम सुस्त प्राणी है, कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं है। एक बात तो, F2 क्या पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होता है या नहीं होता है, Cl2 होता है या नहीं होता है, Br2 होता है या नहीं होता है, मैग्नेट आयन होता है या नहीं होता है, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, अरे होता है या नहीं होता है, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब एक सवाल तुम्हारे सामने आया, सवाल क्या आया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाई, पहला सवाल, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाई, कहता क्या है, मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। क्या बोलता है बोलो जल्दी, मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा, Cu इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको समझाता हूं बेसिकली क्या होता है। Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम। एक बात तो, Cl2 अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन कैसे बनाओगे, गजब बात कर रहे हो यार। अल्कालाइन क्या होगा, बेस को पानी में डालोगे, और पानी में क्या डाल रहे हो, Cl2 डाल रहे हो, तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा। तो Cl2 हो चाहे Br2 हो, दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो, F2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि F2 क्या करेगा, वो पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे हाँ ना बोल भाई, Cl2 और Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, लेकिन क्या एक बात बता, F2 जो है वो होगा, रुक जा भाई मैं खुद लिखवाऊंगा, रुक जा यार, एक एक बात लिखवाऊंगा, अभी वेट कर। यहाँ पे अगर हम तुमसे बात करते हैं, मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम होता है, कहां बताया सर आपने, ये देखो मैग्नेट आयन, इसीलिए मैंने बोला मैग्नेट जो है ये कौन से मीडियम में सुस्त है बोलो जल्दी, बेसिक। एसिडिक मीडियम ले लिया तो ये किसकी तरह काम करेगा, AK47, किसकी तरह काम करेगा, यानी ये किस AK47 का मतलब, क्या कर रहे हो भाई, हाँ बोल रहे थे। यहां पे देखो जरा गौर से, काटो फोन, इधर देखो। यहां पे अगर हम बात करें AK47 की, अगर हम बात करते हैं, ये कौन से मीडियम में स्टेबल है, बेसिक। लेकिन एसिडिक मीडियम ले लिया तो ये रिएक्टिव है या नहीं है, और रिएक्टिव है तो है, वो तो अलग की बात है, क्या बनाता है, तो इट डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। क्या बोलो बोलो, डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। यानी कि अगर हमसे सवाल पूछा गया कि MnO4 2- यानी मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, तो याद रखना इस सवाल से क्या क्या बनता है, MnO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, MnO4-। क्या बनता है, MnO4-।
पहली बात समझ में आई। दूसरी बात सुनना, कहता है Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम। अल्कालाइन मीडियम क्या कैसा क्रिएट करोगे? पानी के बिना क्रिएट नहीं कर सकते। Cl2 को पानी में डालोगे डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा? अभी मैंने आपको बोला कि Cl2 और Br2 क्या हो जाते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। क्या हो जाते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट क्या बोला? बोलो जल्दी। डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट यहां लिख दे रहा हूं। ये कौन से मीडियम में? पानी के अंदर क्या हो जा रहे हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। अब आपने कौन सा मीडियम ले लिया? अल्कालाइन मीडियम ले लिया। अल्कालाइन मीडियम में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, और ये सवाल पहले भी करा चुका हूं, पीरियोडिक टेबल में जाके खोल के देखिएगा, वहां पे करवाया हुआ है मैंने, कि अगर हम बात करें Cl2 और Br2 को पानी में आप डालेंगे तो वो क्या होगा? बोलो जल्दी। डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। पक्की बात है। और अगर हम बात करें I2 के साथ क्या होगा, तो I2 के साथ कुछ नहीं होगा। अब देखो, इसी बेसिस पे वो दूसरा सवाल बनाएगा। सवाल क्या बनाएगा वो सुनना जरा गौर से। अब इनमें सवाल क्या तुमसे बनाएगा? सवाल अगला क्या बनाएगा? सवाल ये बनाएगा मेरे भाई, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहां पे देखो, जितना सवालों से पढ़ोगे इस चैप्टर को उतना इजी रहेगा। जब भी कोई चैप्टर थ्योरेटिकल नजर आने लगे उसमें सवाल ज्यादा से ज्यादा करो। जितना ज्यादा सवाल से पढ़ोगे उतना वो चैप्टर इजी हो जाएगा। सुनिए, विच व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, नहीं ऐसा नहीं लिखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेक्ट ऑर्डर बताइए। पहला सवाल हमसे पूछ लिया, पहला ऑप्शन हमको दे दिया। उसने कहा F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। ठीक है, F2 Cl2 Br2 और I2 में ऑर्डर ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2 दे दिया। उसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया? यहां पे दे दिया F2 देन Br2 देन Cl2 देन I2 दे दिया। समझ रहे हो? और चौथा ऑप्शन हमें क्या दे दिया? तो चौथा ऑप्शन दे दिया Cl2 देन F2 देन Br2 देन I2। अब बताओ इनमें से सही करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? तो मैं आपको, हाँ, कौन सा वाला होगा? सेकंड वाला। तो एक बात बताओ, तुम इस बेसिस पे क्या कहना चाहते हो? तुम इस बेसिस पे यही तो कहना चाहते हो कि मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलो, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलो, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से कौन होगा बताना जरा? F2 होगा। कौन होगा? F2 होगा। बोलना यही चाहते हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, जब ये बहुत पावरफुल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रेडॉक्स में जाके एगो लाइन लिखिए, फिर से वापस में कनेक्ट कर रहा हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर F2 को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करते हो। आप ही कह रहे हो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये हुआ। दूसरा आप कह रहे हो ये सबसे तगड़ा है, और सबसे तगड़ा है तो उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो वहां पे लेयर टेस्ट के अंदर? क्योंकि ये क्या करेगा? कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन बिना पानी के नहीं होती है। मीडियम चाहिए उसको। गाड़ी को चलने के लिए रास्ता तो चाहिए, कि खेत में कुदा दोगे गाड़ी को? समझ रहे हो मेरी बात को? वो स्त्री 2 में ही आता है खेत। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? अभी पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा वहां तक। एनीवे, पहले आ जाओ। यहां देखो, F2 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेयर टेस्ट में नहीं यूज किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? पता चला जिस मीडियम में लेयर टेस्ट कराने का वो मीडियम वो साफ कर दिया पकड़ के। समझ रहा मेरी बात को? तो रिएक्शन, ये तो वही बात हो गई कि साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करने गया वो पहले ही जल के राख हो गया। कंपाउंड बनाने से पहले ही उसको कंपाउंड नहीं जला के राख कर दिया। तो कौन करेगा वहां एक्सपेरिमेंट खड़े होकर? फूफा जी थोड़ी करेंगे खड़े होकर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो F2 बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज किया जाता लेयर टेस्ट के अंदर, 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 किया जाता लेयर टेस्ट के अंदर। लेयर टेस्ट के अंदर रेडॉक्स चैप्टर में लिखा गया है कि लेयर टेस्ट के अंदर इसको नहीं यूज करते हैं। बीइंग पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं यूज करते हो। क्यों? क्योंकि पता चला मीडियम में साफ कर देगा। जितनी देर में रिएक्शन कराने पहुंचोगे मीडियम ही साफ हो चुका है। रिएक्शन कहां कराओगे? मामा जी के छत पे ले जाके कराएंगे, वहां भी मॉइस्चर रहा उसको भी निपटा देगा तुरंत। तो फ्लोरीन वो है जो पानी से ऑक्सीजन निकलवा देता है। ठीक है, तो पहला सवाल ये बना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज शोन बाय, पहला ऑप्शन मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। यस। बात आती है Cu इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है सर? इसका यहीं पे समझा देता हूं, इसी डी ब्लॉक में लिखा गया है, इसी डी ब्लॉक में। लेकिन सवाल जब बनाएगा वो सवाल ऐसा बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखना, Cu इन एक्वस मीडियम का मतलब क्या होता है? दरअसल 2 Cu लेते हैं। कितने Cu लेते हैं? 2। और 2 Cu क्या मतलब बेसिकली बनता क्या है? Cu0 बनता है, और क्या बनता है? Cu+2 बनता है। क्या बनता है बोलो जल्दी? Cu0 और Cu+2। यानी कि अब पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन होता कैसे ये समझो। ये कितने में है? +1 में है, और ये कितने में जा चुका है? 0 में, और ये कितने में जा चुका है? +2 में। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। पहले ये बताओ, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और ये क्या है बोलो जल्दी? रिडक्शन। ये क्या है आपका? रिडक्शन।
ये क्या है? रिडक्शन। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है? रिडक्शन। अब समझना जरा गौर से, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। मतलब Cu को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या बना रहा है? Cu0 बना रहा है और Cu+2 बना रहा है। यानी कि अब +1 से 0 में भी जा रहा है और +1 से +2 में भी जा रहा है। अगर ये +1 से 0 में भी जा रहा है, +1 से +2 में भी जा रहा है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले ये बता। मतलब क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी। यानी कि ये तो कंफर्म है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी, मतलब ऑल ऑफ दीज। आंसर आंसर क्या चला जाएगा? बोलो जल्दी। ऑल ऑफ दीज। क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ दीज। लेकिन अब सवाल ये है कि सर ये कैसे हुआ? दरअसल क्या हुआ कि ये मतलब पुरानी बात है, Cu+1 किसके पास गया? दूसरे Cu+1 के पास। बोलता है तुम Q2 बन जाओ और मैं Q0 बन जाता हूं। समझ रहा मेरी बात को? बोला वो कैसे होगा? बोला यार बहुत सिंपल है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन एक उठा के तुम्हारे कटोरे में डाल देता हूं, तो तुम क्या बन जाओगे? तुरंत तुम Cu0 बन जाओगे। अब मैं क्या बन जाऊंगा वहां के बाद? मैं बन जाऊंगा Cu+2 Q2 बन जाऊंगा। समझ रहे हो? और तुम क्या बन जाओगे? Q0 बन जाओगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो दो Cu क्या होता है? एक Cu अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहां पे अगर हम बात करें, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा? बोलो जल्दी। अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको दे देगा? बताना जरा। Cu+ को दे देगा। अब इससे फायदा क्या हुआ सर? दरअसल क्या होता है, ये कहा जाता है Cu+2 इज मोर स्टेबल इन वाटर कंपेयर टू Cu+1। ऐसा क्यों रीजन है? तो इसका रीजन ये है मेरे भाई कि पानी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास दो पावर होनी चाहिए। कितनी पावर होनी चाहिए? एक तो आपका साइज छोटा होना चाहिए और दूसरा आपका चार्ज हाई होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्योंकि पानी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? साइज छोटा और चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब एक बात तो, Cu+1 और Cu+2 में से पानी में ज्यादा कौन स्टेबल होगा? Cu+2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? ज्यादा, और साइज भी क्या है? छोटा। तो ये ज्यादा पानी को खींचेगा या ये ज्यादा पानी को खींचेगा? Cu+2। तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? अब जैसे ही Cu+2 पानी के अंदर गया, देखो वहां पे क्या होता है। Cu+2 पानी के अंदर गया, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये पानी के मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? बोलो जल्दी। पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। ये पानी अपना जो है यहाँ पे दोनों हाथों को पीछे करके इसकी तरफ क्या होता हुआ चला जाएगा? अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा। अब अट्रैक्ट होगा तो सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे सर? अरे सिंपल सी बात है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव छोटे छोटे नेगेटिव 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 छोटे छोटे नेगेटिव। क्या एक बात बता कि टायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर लग रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट? बॉन्ड। क्या कहा जाता है? बॉन्ड। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? Cu को आपने पानी में डाला तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। तो अगर बढ़ा तो यहां पे क्या करेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बोलो जल्दी। बॉन्ड। और बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? यानी एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी? रिलीज्ड एनर्जी को ही नाम क्या देते हैं अपन? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस वजह से Cu+2 जो होता है, Q2 भैया जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लाइन याद रखिएगा, Q2 भैया पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या MnO4 यानी मैग्नेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा? Q+1 एक्वस मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। क्यों? क्योंकि Q2 भैया पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जब Q+ डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तभी Q2 बनेगा, और Q2 भैया पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इस वजह से वो क्या होंगे? पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। अगली बात हम कहते हैं Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम। ट्रू या फॉल्स? अच्छा, Br2 इन अल्कालाइन मीडियम, F2 इन अल्कालाइन मीडियम। F2 तो पनीय को ऑक्सीडाइज कर देगा। जो पानी से ऑक्सीजन निकाल दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। जो पानी से भी ऑक्सीजन निकाल दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। यानी पहला अगर मेजर कंसेप्ट में तुमसे बात करता हूं तो याद रखिएगा भैया कि मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम पकड़ाओगे तो वो रिएक्टिव बन जाएगा। रिएक्टिव बन के आतंकवादी बनेगा। आतंकवादी के ही हाथ में AK-47। तुम्हारे घर में पाया जाएगा AK-47?
पाया जाए। हाँ, घुस गए, घुस गए 10 साल नीतीश सरकार में। सब वोट का भैया, वोट का चक्कर बाबू भैया, पार्टियां छोड़ के देख लेते, नीतीश बाबू निकलने देते तो मान जाते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पार्टी पार्टी की बात है, जाए थे आरजेडी से लड़ जाए, आज अगर हिम्मत हो कल ना डलवा दे तो कह देना अंदर वापस। समझ रहे हो? इसी बात पे तो निकले हैं कि नहीं नहीं हम ललन सिंह जी को सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ से सांसदी का भी चुनाव हुआ था। इधर आओ। एनीवे, अगर हम बात करते हैं, सुनो यहाँ पे, अब कोई अर्चना एक्सप्रेस नहीं नाम लेगा। इधर आओ यहाँ पे। अच्छा, नालंदा से तो कोई नहीं है ना भाई? कौन कौन है? बुरा मत मानना यार, लेकिन सच है ये, क्या जरूरत थी? एनीवे, ए जोक्स अपार्ट, क्लास में पॉलिटिकल माहौल मत बनाओ, ठीक है? क्लास में कोई पॉलिटिकल माहौल नहीं। सुनो इधर, सुनो इधर आओ। चलो इधर सुनो, इधर सुनो। अगर मैं बात करता हूं, नहीं पता है तुम लोग, मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो 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 सुनो। अगर मैग्नेट आयन बेसिक मीडियम में स्टेबल है, रिएक्टिव बनाना है, कौन सा मीडियम लो? एसिडिक। लोगे तो वो क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेट। और सवाल क्या बना के वो पूछेगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैन बी शोन बाय मैग्नेट आयन, यस। Cu प्लस आयन, यस। Cl2 इन अल्कालाइन मीडियम, यस। Br2 दे दे तो भी आंसर क्या जाएगा? यस। समझ रहे हो? अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ दीज यहां पे हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? F2। अच्छा, नहीं यूज किया जाता कहां पे? लेयर टेस्ट में। लेयर टेस्ट में ये बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज किया जाता। बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेयर टेस्ट के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करेगा? मीडियम साफ करके किनारे कर देगा। यानी जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। कॉपी की शुरुआत करेंगे डीएनएफ ब्लॉक। पहले लिखो, पहली लाइन, जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे, जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं, उसे फ्लोरीन कहते हैं। जो ना कर पाए ऑक्सीडाइज, नहीं मत लिखना ये सब, सुनना बस। जो, हाँ बना तो दूंगा मैं, आगे बोलो। जो पानी से भी ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। पहला बात ये लिख लो, ठीक है? और दूसरा लिखो, जो पानी में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए, जो पानी में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए, जो पानी में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए, जो पानी में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए उसे क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं, उसे क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं। जो पानी में भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए उसे क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं, उसे क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं, उसे क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं। ठीक है? अब लिखेंगे आप ये वाला कोड, इसमें डीसी बॉय, इसका पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे डीसी बॉय का। डीसी बॉय, डी का मतलब डाइक्रोमेट, 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 सी का मतलब क्रोमेट, डी का मतलब डाइक्रोमेट, सी का मतलब क्रोमेट, डी का मतलब डाइक्रोमेट, सी का मतलब क्रोमेट,
बी का मतलब बेसिक, बेसिक मीडियम, बी का मतलब बेसिक मीडियम। ओ का मतलब ऑरेंज, ओ का मतलब ऑरेंज, ओ का मतलब ऑरेंज। वाई का मतलब येलो। ठीक है, उसके बाद लिखो मैप जीपी, दूसरा कोड मैप जीपी, मैप जीपी, मैप जीपी। एम का मतलब मैग्नेट, एम का मतलब मैग्नेट। पी का, ए का मतलब एसिडिक, एम का मतलब मैग्नेट, ए का मतलब एसिडिक। पी का मतलब पर मैग्नेट, पी का मतलब पर मैग्नेट। जी का मतलब ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन। ठीक है, और उसके बाद से लिखोगे पी का मतलब पर मैग्नेट, सॉरी पर्पल, सॉरी पर्पल, पर्पल पर्पल। पी फॉर पर्पल, पी फॉर पर मैग्नेट, पी फॉर पर्पल, पी फॉर पर मैग्नेट, दोनों। हाँ, कैडो अभी ई भी लिखवाना पड़ेगा क्या? गजब हाल है बे। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट में येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लिखना चल, लिख लो भाई, पता चला तुम भूल जाओगे। लिखो कैडो, लिखो 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 कैडो, कैडो। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो से ऑरेंज, येलो से ऑरेंज, येलो से ऑरेंज, येलो से ऑरेंज। ठीक है, ये तीनों बातें क्लियर हैं भाई? चले हम आगे चलें। ठीक है, पहला सवाल आपसे जो बनाएगा वो पहला सवाल आपसे यही बनाए। अच्छा हाँ, एक बात और लिखो, अगला नीचे लाइन लिखो, एक लाइन लिखो इस वाले पेज के लिए। ठीक है, इस वाले पेज के लिए लिखो कि मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। हाँ, उसी के नीचे पहले थ्योरी वाली बातें लिख लो, फिर लिखते रहना ना अपना। मैग्नेट आयन बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, लेकिन 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 अगर आप उसे, अगर आप उसे रिएक्टिव बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे रिएक्टिव बनाना चाहते हैं, आप उसे रिएक्टिव बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे रिएक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए। वहां पर वो, वहां पर वो, वहां पर वो AK-47 की तरह काम करेगा। रेड पेन से लिखना अलग हाईलाइट करके, AK-47 की तरह काम करेगा। समझ रहे हो? मतलब +4 और +7 में जाएगा। ठीक है, AK-47 की तरह काम करेगा, AK-47 की तरह काम करेगा। अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ा पढ़ के आना, इसका सब कुछ बढ़िया से करवाया था। ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, थोड़ा तेजी से समझाऊंगा इस बार। पीपीटी पे वो लिखा रहेगा, वो तुमको देखना होगा और वहां पे समझना होगा। समझा तो मैं दूंगा, लेकिन तुमको और बढ़िया समझ में आएगा तुम एक बार अगर कॉन्फ़िगरेशन इसका देख के आओगे तो। ठीक है, तो आपने लिख लिया ये बात? ठीक है, एक और बात लिखो इंपॉर्टेंट, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। दूसरी बात लिखो, Q2 भैया, Q2 मतलब Q2 मत लिख लेना, समझ रहे हो? Cu+2 लिखो, Q2 भैया, Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं,
Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी को अंडरलाइन कर लेना, सवाल वो पूछेगा कि क्यों ऐसा होता है। Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से Q2 भैया पानी में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आइए आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैग्नेट और पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में दिया गया है। आप जब देखेंगे मैग्नेट का स्ट्रक्चर कितनी खूबसूरत तरीके से उसने लिखा है, देखो यहां पे जब उसने मैग्नेट बनाया तो उसने कलर कैसा रखा, बोलो जल्दी, ग्रीन। यहां पे देखो ये M डबल बॉन्ड O है, ये M डबल बॉन्ड O है, ये MO क्या है, माइनस है, ठीक है। MO क्या है, बोलो जल्दी, माइनस है। ये क्या है, MO माइनस, सुनना जरा गौर से, MO माइनस है, और ये भी क्या है, MO माइनस है, ठीक है। तो यहां ये कौन सा हो गया, बोलो जल्दी, मैग्नेट या पर मैग्नेट। इसका नाम क्या बनेगा, MnO4 माइनस 2 है, इसका नाम क्या बनेगा, मैग्नेट। अच्छा यहां पे बताओ, ये डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और ये क्या है, बोलो जल्दी, यहां पे अगर हम बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड O है। क्या है, बोलो जल्दी, सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसको क्या बोलोगे, पर मैग्नेट। एक का नाम क्या बन गया, बोलो जल्दी, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट के बारे में देखना, और एक एक बात को देखना, ढंग से देखना। यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे ये लोग दिए गए हैं डीएनएफ ब्लॉक में, सुनना। अगर हम बात करें मैग्नेट का, तो एक बात है, ये सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, ये 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3। यहां पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 sp3, हाइब्रिडाइजेशन वैसे नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि ये कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल, और ये भी कैसे हैं, टेट्राहेड्रल। इन भाई साहब का नाम मैग्नेट और इन भाई साहब का नाम पर मैग्नेट। ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन, और ये किस कलर के होते हैं, पर्पल, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब सुनना जरा गौर से, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, मैग्नीज का 25 होता है, हाँ है ना। कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, AR, AR के आगे क्या बन जाएगा, 3D5, और क्या बन जाएगा, 4S, क्या बन जाएगा, 2, पक्की बात है। अच्छा यहां पे भी एक बात बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया AR, AR के बाद क्या हो गया, बोलो जल्दी, 3D5 4S2, ये भी मैग्नीज का एटॉमिक सॉरी अगर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। सुनना, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, बोलो जल्दी, -2। जब डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाए तो चार्ज कितना आता है, -1, -2 इसकी वजह से, यहां पे देखना, -2 इसकी वजह से, -2 इसकी वजह से, -2 इसकी वजह से, कितना हो गया, 6, और इसकी वजह से -1। यानी मैग्नीज यहां कितने में है, ये बताओ कितने में है, +7 में है। कितने में है, बोलो जल्दी, +7 में। अब सुनना जरा गौर से, यानी कि अगर मैं बात करूं +7 का मतलब क्या, ये सातों इलेक्ट्रॉन में रखूं या उड़ा दूं, उड़ा दूं, तो उड़ा दूंगा तो तुरंत क्या बन जाएगा, यहां पे Mn+7 का कंफ्यूग्रेशन क्या बन जाएगा, AR, आगे 3D क्या हो गया, 0, 4S क्या हो गया, 0। क्या कोई डी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या कोई डी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये मुझे बताओ। तो आंसर है नो डी इलेक्ट्रॉन, यहां पे नो डी इलेक्ट्रॉन, यहां पे कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। इधर आ जाओ, एक बात तो, इसकी वजह से चार्ज कितना हुआ, -2, -2, -1, -1, 2 4 6, यानी ये कितने में है, +6। अच्छा अब इसका कंफ्यूग्रेशन बोल, Mn+6 का कितना होता है, 2 25 का कितना हो जाएगा, AR, आगे बोल कितना हो जाएगा, 3D1, और यहां पे 4S0। अरे हाँ ना बोल भाई। डी में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। क्या खाली डी ऑर्बिटल है या नहीं है, इसके पास नो डी इलेक्ट्रॉन एंड खाली डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे नो डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, ये बताओ, कैसा है, अनपेयर्ड। कैसा है, बोलो जल्दी, अनपेयर्ड, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या खाली डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा,
तो होगा वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। समझने की कोशिश करना, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब सुनना, इसकी वजह से क्या होता है, जहां पे डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है, यहां पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है, वहां डी ऑर्बिटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस बात को मैं तुमसे क्या कहता हूं, सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे ये कहता हूं भाई, यहां पे जरा गौर से देखो, इन सब चीजों को मैं हटाता हूं और एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बात क्या है, वो बात को ढंग से सुनना। पहले मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि क्या एक बात बताओ, क्या एक बात सोच के बताओ, क्या इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है, ये बताओ। और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के साथ साथ डी का इलेक्ट्रॉन भी है या नहीं है, एक डी इलेक्ट्रॉन भी है और वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, ये बताओ। आराम से इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा, और साथ में यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा भी या नहीं देगा, ये बताओ। क्योंकि इसके पास क्या होता है, अब क्यों देगा क्यों नहीं देगा वो बात की बात है, बस मैं कह रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा भी और यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा भी। जिसके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और साथ में ले भी रहा है। तो क्या एक बात मुझे बताओ, यहां पे सोच के बताना, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी और इलेक्ट्रॉन देगा भी। डी इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन लेगा भी और क्या करेगा, बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन देगा भी। बोलो हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा भी और इलेक्ट्रॉन देगा भी। समझने की कोशिश करना, इसमें क्या अंतर है, इसमें यह अंतर है कि यहां पे नो डी इलेक्ट्रॉन, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इस बात को एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा है, इस बात को समझना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब सुनना जरा गौर से, हर वो स्पीसीज केमिस्ट्री की दुनिया में जो इलेक्ट्रॉन देती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन देती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। कहां बोलते हैं, ऑर्गेनिक में। कहां बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में आने के बाद उसी को क्या कहते हैं, लीगेंड। क्या कहते हैं, लीगेंड। इलेक्ट्रॉन जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जो देता है वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इनऑर्गेनिक में आके क्या कहते हैं, लीगेंड। कॉपी के अंदर पहले ये बात लिखो, कॉपी के अंदर ये बात लिखो पहले, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उसे ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। 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 जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और इनऑर्गेनिक में लीगेंड कहते हैं। और उसे इनऑर्गेनिक में लीगेंड कहते हैं, LIGAND। और उसे इनऑर्गेनिक में लीगेंड कहते हैं, और उसे इनऑर्गेनिक में लीगेंड कहते हैं। बात समझ में आई, उसे इनऑर्गेनिक में क्या कहते हैं, लीगेंड। तो एक बात बताओ, क्या Mn एक मेटल है या नहीं है, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे लीगेंड जो है, क्या अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इसको मैं लीगेंड बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। अच्छा, इससे क्या बोलूंगा, मेटल। तो यहां पे बताओ क्या हो रहा है, लीगेंड टू मेटल। क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और जब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है विजिबल रीजन में, तब तब कलर आता है। क्या बोला मैंने, जब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है विजिबल रीजन में, तब तब कलर आता है। तो एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे MnO4- इज कलर्ड ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, DD ट्रांजिशन, बोथ, नन, आंसर क्या होगा, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो अगर हम बात करें मैग्नेट आयन जो है ये कैसा होता है, चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। या तो ये पूरा बात लिखे या फिर वो सिंपली क्या लिख सकता है, चार्ज ट्रांसफर। क्या लिख सकता है, बोलो जल्दी, सिंपली चार्ज ट्रांसफर लिख सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पर मैग्नेट इज कलर ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेट इज कलर ड्यू टू, तो क्या एक बात बता, यहां पे LMCT सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है या DD ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल है, DD ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन के लिए डी इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। उसके पास नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, और इसके पास है तो इसके लिए इसके पास हो रहा है। यह सवाल नीट के अंदर पूछा गया है। तो एक चीज समझिएगा, पर मैग्नेट
इज चार्ज ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लेकिन मैग्नेट आयन इज कलर ड्यू टू, बोलो बोलो किसकी वजह से, डी डी ट्रांजिशन। तो यहां पे जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, बताओ जरा, डी डी ट्रांजिशन। किसकी वजह से आएगा, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड है। किसकी वजह से कलर्ड है, बोलो जल्दी, डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड है। ये किस कलर का है, पर्पल। क्यों है, क्योंकि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और यहां पे अगर हम बात करें, ये कलर्ड है, क्यों कलर्ड है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड है। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। कहा जाता है कि जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन, एमएन कितने में है, बोलो जल्दी, +7। +7 का मतलब 3D इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। तो सर ये कलरलेस होना चाहिए था, क्योंकि D0 या D10 कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अरे होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं, D0 या D10 क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो सर यहां पे भी तो D0 है, लेकिन फिर भी कलर्ड है। क्यों कलर्ड है, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर समझो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमेशा कलर आता है। कलर किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। कॉपी लिखो, कॉपी में बात लिखो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, 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 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। ब्रैकेट में लिख लेना, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। ठीक है, तो यहां पे अब लिखो, अगला पॉइंट उसी के अंदर लिखो, KMnO4 इज कलर्ड। सवाल पूछा जाएगा, KMnO4 में, KMnO4 में लिखो, KMnO4 में, O4 नीचे होता है दीदी, नीचे लिखो, नहीं नीचे वाली लाइन, KMnO4 ऐसे लिखा जाता है यार, KMnO4 में Mn+7 में है, Mn+7 में है, KMnO4 में Mn+7 में है क्या, KMnO4, हाँ तो रुको, तो KMnO जो बोल रहा हूं वो अपने मन से मत लिखो। KMnO4 में Mn+7 में है, Mn+7 में है, Mn+7 में है, फिर भी वो कलर्ड इसलिए है, +7 में है, ब्रैकेट में लिख लेना 3D 0 लिख लेना, डी इलेक्ट्रॉन तो 0 है, फिर भी वो कलर्ड है। क्यों कलर्ड है, 3D 0 लिख लेना ब्रैकेट में। KMnO4 में Mn+7 में है, अब ब्रैकेट में लिख लेना 3D 0। फिर भी वो कलर्ड इसलिए होता है, फिर भी वो कलर्ड इसलिए होता है, फिर भी वो कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि 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 उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, क्योंकि उसके अंदर लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। क्यों गलत है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्यों हो रहा है, तो वहां पे बता तो रहा हूं कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब इसके अंदर कहा जा रहा है 3D 0 है, फिर भी कलर कैसे आ गया, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अरे भैया वो तुमको नहीं दिख रहा है, वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अभी भी हो रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कि कलर जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आता है। अनपेयर्ड होगा तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, यहां नहीं दिख रहा है फिर भी कलर्ड कह रहे हो आप, कैसे कह रहे हो। तो सिंपल सी बात है भैया, यहां लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो अभी भी हो रहा है। डीडी ट्रांजिशन की वजह से वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे तो हम कलर्ड बोलेंगे ही। मैंने तो आपको पहले ही बोला है, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड कहा जाता है, तो ये तो कलर्ड है ही। अब उसका रीजन बताओ, तो लोगों को लगता है Mn 3D 0 है, डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए वो कलर्ड नहीं होगा। नहीं भाई, उसके अंदर दरअसल क्या हो रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि उसके अंदर थोड़ा अलग हो रहा है। कैसा हो रहा है,
लीगेंड से मेटल में चार्ज का ट्रांसफर। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कलर आने के पीछे सबसे बड़ा वजह क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अनपेयर्ड है तो अति उत्तम, नहीं है तो यहां कलर्ड कैसे हो गया? तो यहां कलर्ड होने का रीजन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो यहां पे भी हो रहा है, फर्क थोड़ा सा अलग है। यहां अनपेयर्ड नहीं है तो क्या हुआ? यहां लीगेंड से मेटल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और चार्ज का ट्रांसफर बेसिकली बोले तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो अभी भी हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ मतलब वो कलर्ड आएगा। हाँ बोलो भाई। हाँ, वो पाई बॉन्डिंग के लिए हो रहा है, बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक्स्ट्रा रेजोनेंस के लिए हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वेकेंट डी रेजोनेंस नहीं सुने हो? वेकेंट डी रेजोनेंस सुने हो ना? वो इसलिए हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे तुमको ये समझाना चाहता हूँ, वहां पे भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है? जिनके पास प्राइम चीज क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है वो कलर्ड होते हैं। कहा जाता है D0 या D10 वालों को कलरलेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग मानते हैं वो अनपेयर्ड नहीं है उनके पास, लेकिन उनमें कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल नहीं है। एक्चुअल में यहां क्या हुआ कि नो डाउट यहां D0 है, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहां पे लीगेंड से मेटल में अभी भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, और जब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा कलर आएगा। जैसे F2Cl2Br2 और I2 में कहा जाता है होमो से ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। F2Cl2Br2 एंड I2 के बारे में कहा जाता है ना, आप लोगों ने सुना है कि F2Cl2Br2 और I2 की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे देखना, F2 की अगर हम बात करें, Cl2 की अगर हम बात करें, Br2 की अगर हम बात करें, I2 की अगर हम बात करें, तो एक्चुअल में क्या होता है? इनका होमो ल्यूमो गैप जो होता है, होमो और ल्यूमो गैप जो होता है वो किस रीजन में लाई करता है? इट लाइज इन विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है वो होमो से ल्यूमो में देखने को मिलता है। इस वजह से इसके अंदर कलर आता है। कलर के पीछे सबसे बड़ा वजह है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, सिंपल समझो। व्हाइट लाइट आपने मारी, व्हाइट लाइट इज व्हाट? मिक्सचर ऑफ लाइट। हाँ है ना? अब ये क्या करेगा? कुछ वेवलेंथ की लाइट उसमें से खाएगा, एनर्जी गेन करेगा, ऊपर उठ के चला जाएगा। बची हुई जो लाइट रहती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और तुम्हारी आंख उसको सेंस कर जाती है, और इस वजह से तुम कह देते हो कलर आ गया। कलर के पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो ये है कि क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपने ग्राउंड स्टेट में है, उसको एक्साइट करके आप हायर स्टेट में भेज रहे हो, उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपने व्हाइट लाइट उसके ऊपर मारी, वो कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। बची हुई क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। एब्सॉर्ब क्यों करेगा? ऊपर जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए। बची हुई जो रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी आंख उसको सेंस कर जाएगी, और उसकी वजह से क्या कह दोगे कि ये कैसा होगा? कलर्ड। तो हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, होमो है, ल्यूमो है, होमो और ल्यूमो के बीच में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद ही आएगा कौन? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी होमो और ल्यूमो में एनर्जी किसकी हाई है? ल्यूमो की। अरे है या नहीं है यार? होमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रट तो लेते हो, लेकिन इसको समझो भी क्या है। होमो से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ल्यूमो की, क्योंकि उसके बाद ही वो पाया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन होमो ल्यूमो ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? लोवेस्ट एनर्जी से मूव कहां कर रहा है? हाईएस्ट एनर्जी में। तो कहां से फूफा ले जाके उसको मूव करा देंगे उसके? नहीं ना, उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब जैसे ही व्हाइट लाइट मारोगे, व्हाइट लाइट इज बेसिकली व्हाट? मिक्सचर ऑफ लाइट। व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ लाइट। मिक्सचर ऑफ लाइट में से वो क्या लेगा? कुछ वेवलेंथ ऑफ, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट होगा, और वो कहां चला जाएगा? होमो से ल्यूमो। तो जब एब्जॉर्ब करके वो जाएगा तो कुछ वेवलेंथ की लाइट खाएगा, बची हुई क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। और तुम वहीं पे क्या कह दोगे? कलर्ड। और हम क्या कह देते हैं? हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। तो ये बात सही है, लेकिन कैसे सही है? होमो की एनर्जी कम है, ल्यूमो की एनर्जी ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो होमो से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां जा रहा है? ल्यूमो में। समझे मेरी बात को? तो जब जा रहा है तो वो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को खा रहा है, और खा के फिर वो एक्साइट हो रहा है और जा रहा है। खड़ा हो जा भाई, तू खड़ा हो जा, तू पीछे जा, खड़ा हो। आता जाता एकदम से, मतलब खाता होता का है बे?
दिमाग में एकदम भूसा भरा हुआ है क्या? 4 बार टोक चुके यार एक क्लास के अंदर। क्या कभी छुपेगा, कभी उधर बैठेगा, सामने बैठ के क्या कर रहा है वहां पे? तो कुछ नहीं करना था, काहे पैसा दिए? यहां सुन रहे थे क्या मैं बोल रहा था? क्या जाता है? लाइट जाता है ना। इधर सुनो, होमो है और ल्यूमो है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी किसकी हाई होगी? लोवेस्ट वाले की। नाम है उसका, अनऑक्यूपाइड है इसलिए नाम बस बन रहा है। एनर्जी किसकी कम है? होमो की। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन कर रहा है, होमो से ल्यूमो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहा है। ऐसे ही चला जाएगा। एनर्जी चाहिए, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की। व्हाइट लाइट मारी, एनर्जी लिया, भाई ऊपर एक्साइट हुआ, चला गया। लेकिन जो बची हुई लाइट थी उसने क्या कर दी? रिफ्लेक्ट, और उसी की वजह से कलर आ गया। इसीलिए कहा जाता है ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन हेलोजन्स आर कलर्ड। कोई भी कलर आता है उसके पीछे कारण क्या है? कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके जा रहा है, और उसके लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो एब्सॉर्ब करता है, बची हुई रिफ्लेक्ट करता है, वहां से कलर आपको आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसा है? अनपेयर्ड है तो आसानी से होगा, डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अनपेयर्ड नहीं है तो, यहां पे तो नहीं था, तो यहां पे क्या हो गया? लीगेंड से चार्ज में हो रहा है। हेलोजन्स के अंदर क्या हो रहा है? ह्यूमो ल्यूमो ट्रांजिशन हो रहा है। समझे मेरी बात को? तो इस पे भी एक सवाल बना लेगा। सवाल मैंने बोला, सवाल मैंने क्या बोला? मैंने सवाल बोला कि हाँ है, ठीक है। यहां पे सवाल मैंने बोला यहां पे कि MnO4, देखो अब सवाल बनाएगा, अभी दिखाता हूं सवाल कैसे बनाएगा। मैग्नेट आयन जो है ये कलर्ड है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, नीट का सवाल है ये। अच्छा, अगर हम बात करें कि K2MnO4 की, अगर हम बात करें, ये चार्ज, ये कलर्ड है, ये किसकी वजह से कलर्ड है? डीडी ट्रांजिशन। सवाल कैसा पूछेगा सर? किसमें? नहीं, K2Cr2O7 में भी होता है, 2 जगह होता है, K2Cr2O7 और KMnO4। वो जब आएगा तब बताएंगे ना, अभी दोनों में सुनो ना भाई। अभी यहाँ पे देखो, पहला सवाल यहाँ पे बना लिया। सवाल क्या बना लिया? द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग। किसकी वजह से? पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो सही है या गलत है ये बताओ? सही है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास p ऑर्बिटल होगा। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, गलत है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ p ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। गलत हो गया। क्या गलत हो गया यहां पे? ये p ऑर्बिटल गलत हो गया, हाँ या ना? अगर हम आगे बात करते हैं, द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। Second period element cannot show covalency more than 4 because they have absence of d orbital. पुरानी लाइनें ही काम आएंगी सिर्फ आपके, कोई नई लाइन इसमें नहीं अवतरित होगी। ठीक है, तो पहला सवाल अगर हम बात करें, यहां पे आंसर क्या सही हो जाएगा? पहला वाला। तो पहला वाला सवाल इनके ऊपर यही बना लेगा। वो सवाल क्या बना लेगा कि भैया पाई के बारे में बना लेगा, पाई बॉन्डिंग के बारे में, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल। और तुमको बताऊं ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी की लाइन से निकला हुआ सवाल है। देखो यहां पे एनसीईआरटी की लाइन पहले तुम्हें समझा देता हूं क्या लिखा है। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। होते हैं या नहीं होते हैं? ये आप देख लीजिए यहां पे, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर व्हाट? टेट्राहेड्रल। क्या आप दिखा रखा है? ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल लिखा रखा है या नहीं? ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। दूसरी लाइन यहां पे देखो, दूसरी लाइन यहां पे देखो। पहली चीज, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ, क्या लिखा हुआ है? p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे ये लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा उल्टा रखेंगे अपन। उल्टा क्यों रखेंगे? तुम उल्टा तरीके से चलो, तुमको पूरा डीएनए ब्लॉक ऐसे मुट्ठी में ना नजर आए तो कहना। तुम एक बार इस तरीके से चलना, ठीक है? आगे क्या लिखता है? द ग्रीन मैग्नेट, क्या लिखा उसने? ग्रीन मैग्नेट। क्या लिखा? ग्रीन मैग्नेट। मैग्नेट का कलर कैसा उसने बताया? ग्रीन। आगे बताया इस पैरामैग्नेटिक, क्या लिखा उसने? पैरामैग्नेट। बिकॉज, क्यों? ये देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं,
ये देखो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो यहां पे एक बात बताओ, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? और जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या बोला मैंने? जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या यहां पे एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये बताओ। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसका मतलब ये बताओ ये कैसा होगा, पैरा या डाया? डाया मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? कैसा होगा? डाया। आओ एनसीईआरटी की लाइन देख लो क्या लिखती है। एनसीईआरटी की लाइन लिखती है यहां पे, अगर हम बात करें तो, कि द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहां से निकल के आया? कन्फ्यूग्रेशन से। कन्फ्यूग्रेशन कहां आया? उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। और ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से आई? उसके स्ट्रक्चर से। उसका स्ट्रक्चर कहां से आया? कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अरे हाँ ना बोलो भाई। आगे क्या लिखता है? बट पर मैग्नेट, किसकी बात कर रहा है वो? पर मैग्नेट। पर मैग्नेट इज डायामैग्नेटिक। पर मैग्नेट कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक है बताना जरा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एब्सेंट। यहां पे अब देखो, इसी वजह से देखो उसने घुमा के कान पकड़ लिया। एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। वो कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, बोलो जल्दी। पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। और ये कैसा हो जाता है बताना? डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाता है? डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक हो गया और वो क्या हो गया? पैरामैग्नेट। क्यों? क्योंकि यहां पे एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डायामैग्नेटिक, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है? पैरामैग्नेट। कॉपी में एक लाइन वापस लिखो। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, यहां के खड़े होकर लिखो तुम भी। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर, generally unpaired electron containing species are paramagnetic, paramagnetic and colored, and colored. Generally paramagnetic species, generally unpaired electron containing species are paramagnetic and colored. आगे आइए, आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है KMnO4 के बारे में। आगे हम देखते हैं KMnO4 के बारे में लिखा हुआ है, इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। दो बातें यहां पे ध्यान पूर्वक सुनने लायक है। पहला, इंटेंस कलर एंड इट्स डायामैग्नेटिज्म। पहला तो इसका डायामैग्नेटिज्म, और दूसरा क्या है? इंटेंस कलर। इंटेंस कलर की अगर मैं बात करूं तो क्यों लिखता है, अभी इस बात को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं तुम्हारे सामने अगर एक छोटी सी बात करूं कि भैया ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं, ये नहीं चाहिए। ये अगर मैं तुमसे बात करता हूं KMnO4, KMnO4 मैं तुम्हें, KMnO4 अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा लेके दिखाऊं हाथ में, ये दिख कैसा रहा है? ब्लैक कलर क्रिस्टल की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अभी ये बात बताता हूं, सॉलिड स्टेट में तो ये ब्लैक कलर का तुम्हें दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, पानी में डालोगे, कलर आएगा। कलर कहां दिखेगा? एक्वस सॉल्यूशन में। लिख कॉपी के अंदर, कलर एक्वस सॉल्यूशन में दिखेगा। कलर एक्वस सॉल्यूशन में दिखेगा। देखो 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 देखो, ये देखो, कैमरे पे सारे लोग देख सकते हो। देख लिए ना? अच्छा अच्छे लो, कैच कर लोगे? नहीं, आंख में चला गया ना तो मेरी लंका लग जाएगी। हाँ, समझ रहे हो? क्या कर दीजिए? 885 है। लाओ दो, पेटीएम करो, मैं नंबर पे दे देता हूं। लाओ दो। इधर इधर सुनो, यहां पे सुनो, भिखारी का देंगे पैसा? खुद उधार लगा के बैठे होंगे आजू बाजू वालों का। इधर देखो, नहीं दिवाली पे माला माल होके आओगे तुम लोग, तो अब दिवाली के बाद आने के बाद करना, ठीक है? पैसा पेटीएम, दिवाली पे जाओगे घर पे पैसा तो मिलवे करेगा तब तो। तब 500 रुपया पापा देंगे, 500 रुपया मम्मी देंगे। 500 कहाँ, अब तो 2000 3000 के नीचे बात नहीं होती होगी तुम लोग।
इतना नहीं मिलता है ना, 500-700 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन सबको, सबको अलग अलग पैसा मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओ क्या बात कर रहे हो? तुमको भी लड़का से बात करने में मजा आ रहा है? हाँ, पीछे बुला रहे हो उसको तुम? नहीं, तुम खड़े होकर इधर ही लिखो, काहे पीछे बुला रहे हो? इट हैज टू कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इधर रखना है, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है टू फिजिकल प्रॉपर्टी, और कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी पे मत ध्यान दो, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट ये है कि इंटेंस कलर है, ठीक है? और ब्लैक कलर अभी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी नहीं लिखा है। इट्स एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, मतलब वो अनपेयर्ड हो सकता है और अनपेयर्ड हो सकता है, इसलिए पैरामैग्नेटिज्म दिखा सकता है। कैसा दिखाएगा? वीक दिखाएगा। लेकिन ये बात अभी आपके स्टैंडर्ड पे पढ़ने लायक नहीं है। इसने आगे लिखा है दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज प्रेजेंटली बियॉन्ड आवर स्कोप। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी हमारी स्कोप से बाहर है, नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। तो याद रखना बस दो प्रॉपर्टीज की इंटरेस्ट वाली जो है, जिस पे ध्यान देना है तुमको। समझ रहे हो? पहला किस पे ध्यान देना है? कलर। और दूसरा किस पे ध्यान देना है? मैग्नेटिक नेचर पे, कि ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है? आइए यहां पे देखिए अगली लाइन, पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि ये किसकी बात कहती है? एनसीईआरटी अगेन KMNO4, एनसीईआरटी पेज नंबर 232, फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल। कौन सी स्टेट में बात किया? सॉलिड। डार्क पर्पल कौन से मीडियम में? एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? कलर एक्वस सॉल्यूशन में आता है, लिखा है या नहीं लिखा है? लिखो तब, कलर एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, कलर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्चुअल कलर एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, ठीक है? एक्चुअल कलर एक्वस सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है कि पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल which are isostructural with those of KClO4। इसका मतलब क्या हुआ? KClO4 का मतलब Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या देखने को मिला? O माइनस, है ना? और यहां पे मैग्नेट आयन बना लो तो ये कैसा दिखेगा? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पे O माइनस। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहां पे कि विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ किसके साथ? KClO4। यहां पे कौन जुड़ जाता है? KMNO4 बन जाता है, और यहां पे कौन जुड़ जाता है? KClO4 बन जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एक शब्द की ये किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? KMNO4 के साथ, ठीक है? अब देखिएगा सवाल यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, सवाल क्या पूछा जाएगा? which one of the following exhibit DD transition and paramagnetism? आंसर क्या हो जाएगा? MnO4। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला? DD ट्रांजिशन के लिए D इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। अब दूसरी चीज क्या बोला? पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या होना जरूरी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ जाइए क्रोमेट के बारे में बात करते हैं। इस बात को भी अब यहीं पे सुलझाओ। एक चीज देखो, यहां पे आओ पहले पेज पे, इसीलिए मैं तुमको अभी लिखने से मना कर रहा हूं। सुनो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक बात मुझे बताओ, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? दूनी। कितना गायब करना है उसमें से? बचा कितना? एक क्रोमियम कितने में आया? +6 में। कितने में आया? +6। 4 दूनी कितना गायब करो? बचा कितना? तो ये कितने में आ गया? +6। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है? जबकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है, इसीलिए क्रोमेट का उसमें नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हो? +6 से +6 में जा रहा है। क्या ये कोई रेडॉक्स चेंज है या नहीं है? ये मुझे, क्या आप केवल बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बस पीएच मेंटेन करिए, आप 7 से ज्यादा बढ़ाएंगे क्या बनना शुरू हो जाएगा? क्रोमेट। डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा? क्रोमेट। 7 से कम कीजिएगा तो क्या बनेगा? बोलो जल्दी, क्या बनेगा? अरे होगा या नहीं होगा ये बताओ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि Cr2O7- है और CrO4- है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में क्या कोई रेडॉक्स चेंज हो रहा है या केवल पीएच बैलेंस करने पे सब काम हो जाए?
एनसीईआरटी ने इसीलिए फिर लिखा है कि ओनली पीएच बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग डाइक्रोमेट इनटू क्रोमेट एंड क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट, क्योंकि कोई रेडॉक्स चेंज हो ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात तो, सीआर कितने में है दोनों जगह? +6 में। अब आ जाओ क्रोमियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी, यहां पे सवाल के अंदर आते हैं। सवाल अभी बहुत कुछ बताएगा अपने को। सवाल में क्या दिया गया? सीआर कितने में होगा? यहां पे भी बोलो जल्दी, +6। यहां पे भी कितने में होगा? +6। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोल 24। कन्फ्यूग्रेशन बनेगा AR। आगे बोल क्या बनेगा? 3D5। बोल आगे क्या बनेगा? 4s1। क्या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को जब तू गायब कर देगा तो यहां पे कैसा बन जाएगा? बोलो जल्दी, ये क्या बन जाएगा? 3D0। और ये क्या बन जाएगा? 4s0। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है एक भी? ये पहले बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यानी ये कैसा नहीं है? बोलो जल्दी, पैरामैग्नेटिक। अरे है या नहीं है? और डीडी ट्रांजिशन तब होगा जब डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या एक बात बता, क्रोमियम +6 स्टेट में जब यहां है तो क्या इसके पास कोई डी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? डीडी ट्रांजिशन होगा तो यहां पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है? बोलो जल्दी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हेंस 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 इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये कैसा होगा? बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। क्या होता है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक? अगले टर्न पे और बढ़िया डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें, ना ये पैरामैग्नेटिक, ना ये पैरामैग्नेटिक, और ना ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये कितने में है? बोलो जल्दी, +7। तो ये तीनों पैरामैग्नेटिक नहीं हुए। मैंने कहा डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है? डी में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इनमें से किसी के पास भी डी, इनके पास भी डी कितना है? बोल जल्दी, 0। इनके पास भी डी कितना है? 0। इनके पास भी डी कितना है? इनके पास डी कितना है? 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, इसलिए ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और इसीलिए ये क्या शो करेगा? ये सवाल आपसे बना लिया। आइए और सवाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे सवाल हमसे दे दिया, एक और सवाल ले लिया मैंने। बोला उसने डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना है। क्या बोला उसने? बोल जल्दी, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना है। तो किस में कन्वर्ट करोगे? डीसी बॉय। मीडियम कैसा चाहिए? मतलब OH- या H+? यानी कि उसने बोला डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलो, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अब वो बोल रहा है कि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलो। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में मीडियम, मीडियम में क्या होना चाहिए? और ये किस कलर का हो जाएगा? येलो से ऑरेंज। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बोल जल्दी, OH-, एक्स की जगह OH-, वाई की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा, इस बात को और लिखना चाहे, और अच्छी तरीके से लिखना चाहे तो क्या इसको लिख सकता है? pH <7 लिख सकता है या नहीं लिख सकता है? इसका मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा? बेसिक। बेसिक मीडियम में pH 7 से ज्यादा आता है, और एसिडिक मीडियम में pH 7 से क्या आता है? बोलो जल्दी, कम। 7 से क्या आता है? बताओ फटाफट। कम आता है। 7 से क्या आता है? बोलो जल्दी, कम। तो एक बात बताओ मुझे कि pH यहां 7 से ज्यादा आता है और pH यहां 7 से कम आता है। तो अब एक बात मुझे बताओ, x की जगह क्या होना चाहिए? मीडियम कैसा होना चाहिए? बेसिक। अच्छा, अगर हम बात करें y की जगह मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक। कैसा होना चाहिए? एसिडिक। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? OH। y की वैल्यू, आंसर सही है, ठीक है। बाकी और सब गलत हो जाएंगे। x की जगह h लिख रहा है, गलत है। y की जगह OH, H2O2, फटाना ढिमकाना हटाओ। अब आ जाओ, इधर आ जाओ क्रोमेट और डाइक्रोमेट पे। अच्छा, एक और सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज 6? बताइए। 4th है, हर जगह 4th होगा। यहां पे +7 है, 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाया 7 आया, 2 दूना 4, ये कितने में आ गया? +4। अच्छा, ये बताओ कितने में आ गया? +6। और ये कितने में आ जाएगा? +7। हाँ या ना? आंसर क्या हो गया? K2MnO4। एक खूबसूरत बात दिखाऊं इसी सवाल से याद रखने का, जब तुम इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? समझ रहे हो? जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे क्या बनेगा? MnO2। और क्या बनेगा? ठीक है, सवाल जितना किया है ना, सवाल जितना सेलेक्ट करके डाला है उतना ही सवाल अगर तुम कर गए ना तो उसके बाद से तुमसे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा सवाल डाल दिया है। समझ रहे हो?
इसके बाद से तुम लगा सकते हो, मतलब तुम कोई भी वो लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें बताऊंगा, वो बस ट्रिक को अपने पास रखना। और उसका तुम वैसे सवाल एक भी नहीं बचेगा, एक को नहीं बचेगा, एक को नहीं बचेगा। 1 2 3 सब एक्सरसाइज उठा के डाल दिया है, समझ रहे हो? वेदांतु का नहीं डाला है, बाकी और किसी का डाला है, समझ रहे हो? अब तुम जाओ लगा लो, पूरा लगा लोगे पूरा हो जाएगा। पहले पीपीटी बनाने में थोड़ा आलस आता है हमको, लेकिन अब छुट्टी उट्टी मिल गई थोड़ी सी, थोड़ा रात की सांस मिली तो सब बन गया। हाँ अब बनाता हूँ खुद से, अभी तो मैं बैठ के बना रहा था कल वाली क्लास का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जरा गौर सुनो, इधर आओ सुनो। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 232 पे। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। किसके ऊपर आ जाते हैं? क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर है। ये कौन सा है? क्रोमेट, और ये कौन सा है? डाइक्रोमेट। अच्छा एक बात तो, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है तुमको, किसमें किसमें जाना है? क्रोमेट से डाइक्रोमेट। मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? मीडियम, यही रटंतु विद्या घटंतु बुद्धि, कैडो, एसिडिक, H+, और इधर कैसा होना चाहिए? यानी यहाँ पीएच कितने से ज्यादा? 7 से ज्यादा, और यहाँ पीएच कितना? पीएच 7 से ज्यादा, और यहाँ पीएच कितना होना चाहिए? 7 से कम। अब देखो इसके ऊपर भी कितना चार्ज होता है? 2-, इसके ऊपर भी चार्ज कितना होता है? 2-। ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। अगर ढंग से देखेंगे तो ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये भी कैसा है बोलो जल्दी? टेट्राहेड्रल। दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। यहाँ एक टेट्राहेड्रल है, यहाँ देखो ढंग से, तो एक ये वाला टेट्राहेड्रल और एक ये वाला टेट्राहेड्रल। तो पहली चीज अगर हम बात करें, बोथ आर टेट्राहेड्रल यूनिट्स। क्या है बोलो जल्दी? टेट्राहेड्रल यूनिट्स। दोनों की दोनों कैसी हैं? टेट्राहेड्रल यूनिट्स। अब सुनना जरा गौर से, एंगल कितना पाया जाता है? 126। मैंने बोला, मैंने सवाल एक बना लिया। सवाल क्या बना लिया? ट्रू एंड फॉल्स में बताना है आपको। क्वेश्चन मैंने ये बनाया, CROCR एंगल इज पहला ऑप्शन 104 डिग्री, दूसरा 160 डिग्री, तीसरा 109 डिग्री, चौथा 126 डिग्री। आंसर क्या चला जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? पहला सवाल ये बना लेगा वो तुमसे, पहला सवाल ये बना लेगा CROCR। अब देखो दूसरी बात, देखो CRO बॉन्ड लेंथ है, समझ रहे हो मेरी बात को? CRO बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल या फिर कोई नॉन मेटल रहता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सी एनायन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनायन। ऑक्सीजन के साथ एनायन है, इसलिए नाम क्या बनेगा? ऑक्सी एनायन। इसका नाम क्या बनेगा बोलो जल्दी? ऑक्सी एनायन। वो भी क्या कहा जाएगा? ऑक्सी एनायन। वो भी क्या कहा जाएगा? ऑक्सी एनायन। और वो भी क्या कहा जाएगा? ऑक्सी एनायन। कौन? मैग्नेट और पर मैग्नेट। तो सब क्या है बोलो जल्दी? ऑक्सी एनायन। एक बात था, यहां पे बॉन्ड लेंथ कितनी एनसीईआरटी ने बता रखी है? 179, और यहां पे कितनी बता रखी है? 163। अगर सवाल ये पूछे क्या यहां चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल है या नहीं है? MnO4 में चारों इक्वल थी या नहीं थी? कुछ मैंने बताया ही नहीं, तो इक्वल ही थी। तुम कहोगे को तो यही पता है ना इक्वल थी। हाँ वही बोलना है, जहां बताऊंगा वहां पे बस डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मैग्नेट में भी इक्वल थी, पर मैग्नेट में भी इक्वल थी, क्रोमेट में भी इक्वल थी। विच ऑक्सी एनायन, कौन सा ऐसा ऑक्सी एनायन है जिसके अंदर इक्वल नहीं होगी? तो आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एनायन ऑल XO बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट? आंसर क्या चला जाएगा? मैग्नेट जाएगा ना बेटा? अच्छा क्रोमेट तो जाएगा ही जाए। अच्छा पर मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट नहीं जाएगा। डाइक्रोमेट 179 और 163, यानी आंसर क्या चला जाएगा बोलो जल्दी? पक्की बात है बोलो? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ, रीजन क्या है? रीजन रेजोनेंस का इफेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे रेजोनेटिंग इफेक्ट होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को, इसीलिए बॉन्ड लेंथ को आप एक शब्द में नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, आगे सुनिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आर शोन बिलो। बिलो मतलब अब मैंने पहले दिखा दिया, ठीक है? तो बिलो मतलब तुम मत ढूंढने लग जाना कहां बिलो बिलो है, समझ रहे हो? इधर देखो, द क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल। देखो इसके बारे में क्या लिखा उसने? टेट्राहेड। Whereas dichromate ion consists of 2 tetrahedral sharing one corner with
COCR बॉन्ड एंगल इज 126 डिग्री। एनसीईआरटी की लाइन से ये सवाल एंगल पे भी बना लेगा, और जितना सवाल बन सकता है वो सब आज गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये सवाल एक तो ये वाला, ठीक है, सवाल ये आ गया। अब देखो अब देखो अब देखो, अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट, इसमें कोई बॉन्ड एंगल में कोई वो नहीं है, सारे बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसमें नहीं इक्विवेलेंट है। अब सवाल ये पूछ दिया गया, सवाल मान लो ये पूछ दिया गया, एक और सवाल बना लेते हैं, यहीं पे खड़े खड़े बना लेते हैं। ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट।